हो गया है। देखो इसको आज हम लोग मिलकर के बनवाने की कोशिश करेंगे कंपनी से। कल दिन भर कोशिश किए थे, इंजीनियर फेल हो गए। खराब कैसे हो गया सर? पता नहीं कैसे। खैर, जब घर गए थे तो अच्छा अच्छा लगा होगा, गाड़ी नहीं है कुछ भी, लेकिन कुछ हार्डवेयर प्रॉब्लम लग नहीं रही, हार्डवेयर प्रॉब्लम रही। और वही ऐसा चैप्टर चल रहा है। और हाँ, इस साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। कहाँ पे पहुंचे थे हम लोग? वायरस पर डाले थे ना, ट्रोजन पढ़े थे, मालवेयर टीचिंग पढ़े थे ना। रोग जी। पड़े थे लास्ट में, रोग हम्म लास्ट में रोग वाला पड़े थे, रोग सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। हम्म, ठीक है। तो इसमें हम लोग हम्म इसमें हम लोग जो है वार्म पढ़ डाले थे, टीचिंग पढ़ डाले थे, टीचिंग पढ़े थे, टीचिंग। क्यों भाई? नहीं सर, फिशिंग नहीं पड़े थे। नहीं सर। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया था, फिशिंग में और स्पूफिंग में क्या अंतर है? व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द फिशिंग एंड स्पूफिंग? SPOOFING। म्यूट कर लीजिए अपना अपना भाई, बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा है। ठीक है, स्पूफिंग और फिशिंग में क्या अंतर है? इसमें लिखना था मेन से क्वेश्चन, और प्री में भी आज क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्पूफिंग क्या होती है। स्पूफिंग एक तरह का कंप्यूटर वायरस अटैक ही है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति का पूरा डाटा किस तरह से चुराया जाता है, जैसे कि वो असली यूजर हो, उसका ओनर हो, जबकि वो होता है दूसरा। मतलब जैसे मान लीजिए कि उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं। हैकिंग में तो क्या होता है, हैकिंग में और स्पूफिंग में भी डिफरेंस। हैकिंग में क्या होता है कि वो आपका सिस्टम हैक कर लिया, आपका फेसबुक अकाउंट है मान लीजिए, अगर वो हैक होगा तो फिर आप फेसबुक चला नहीं पाओगे। आप जब उसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो वो जो है नहीं खुलेगा, क्योंकि आपका हैक हो चुका है, पास एक्सेस नहीं रह जाता। लेकिन स्पूफिंग में क्या होता है कि आपके पास भी एक्सेस रहता है और दूसरा वाला भी उसको यूज कर रहा होता है, दोनों ही यूज कर रहे होते हैं और पता नहीं होता। ठीक है, कि हमारा, यानी कि स्पूफिंग हैकिंग से ज्यादा बुरा है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप नहीं जानते हो, कहीं हैक हो गया तो आप अलर्ट हो गए, यहाँ मेरा डाटा चोरी हो गया, है ना। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि आप अलर्ट नहीं हो पाते हो, क्योंकि आपको पूरा यकीन होता है कि इसको हम ही इस्तेमाल कर रहे हैं इस डाटा को। यानी हैकिंग से भी बुरा है स्पूफिंग, क्योंकि इसमें सिस्टम में आपको पासवर्ड आपका आपके पास रहता है, वहीं पर दूसरा कोई भी उसको यूज कर रहा है। हैकिंग में यू लॉस्ट योर पासवर्ड, एक्सेस टू योर अकाउंट, लेकिन उसमें क्या होता है, वो आप भी एक्सेस कर रहे हो और कोई सीक्रेटली दूसरा भी एक्सेस कर रहा है, क्योंकि वो जब एंट्री मारेगा तो वो आपके पासवर्ड के थ्रू मारेगा या बाईपास एंट्री करेगा, जिसमें कि पासवर्ड की जरूरत ना। ठीक है, तो इस तरह से आपका सिस्टम नहीं बता पाएगा कि वो लीगल है या इलीगल यूजर है। यानी एक तरह का ये आइडेंटिटी थेफ्ट है, ये शब्द याद रखिएगा, आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है, आपकी पहचान की चोरी। पहले में पहचान को ब्रीच किया गया, ठीक है, पहचान नहीं रहे हो कोई बात नहीं, हम
जो है वो कर लेंगे। जैसे इसमें इस तरह से बैंक के से रिलेट करके हम बता दें, जैसे कोई कट्टे के बल पर किसी से क्या कहते हैं पूरा बैंक लूट के चला जाए, और दूसरा है कि कोई क्या कहते हैं मैनेजर बन के आए, एकदम ऐसा चेहरा वगैरह, तो कहे इतना पैसा की जरूरत है, और अपना इकट्ठा किया लेके चला जाए। ठीक है, इससे ये इस तरह का इन दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया स्पूफिंग जो कि था आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है, ये बड़े बड़े सिस्टम में ऐसे सिक्योरिटी ब्रीच करके लोग काम कर लेते हैं। ठीक है, और लोगों का जो इंफॉर्मेशन होता है निकाल लेते हैं। डाटा एक्सट्रैक्टर वगैरह का इसके लिए इस्तेमाल होता है। डाटा एक्सट्रैक्टर एक सिस्टम होता है जिसमें कि किसी वेबसाइट का पूरा एक्सट्रैक्ट करके उसके इंटरनल फाइल में कौन कौन से पासवर्ड सेव है, एडमिन लॉगिन, सी पैनल लॉगिन, ये सब डिटेल मिल जाती है। और उससे क्या कहते हैं, डाटा क्राउलर भी कहते हैं। ठीक है, तो उससे भी काफी लोग ये सब चीजें कर लेते हैं। लेकिन कुछ होते हैं ज्यादा हाई सिक्योरिटी के होते हैं, तो उसमें एडवांस लेवल के कोडिंग प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पूफिंग। अगर मान लीजिए इस स्पूफिंग और हैकिंग में अंतर पूछता है तो कर लेंगे ना। सर वो डाटा स्पेक्ट्रम बताया, क्या बताया था वो? डाटा एक्सट्रैक्टर। अच्छा, डाटा एक्सट्रैक्टर, इंस्पेक्टर, ठीक। डाटा एक्सट्रैक्टर, ठीक है, या फिर क्राउलर। ये क्या करता है, उस पे आप कोई वेबसाइट का यूआरएल डालते हैं तो लगभग 20 से 25 मिनट लेता है। और ये क्या करता है कि उठा करके उसके अंदर सी पैनल की डिटेल क्या है, लॉगिन एडमिन क्या है, पासवर्ड क्या है, ये सब वो बता देता है। ठीक है, और इस तरह से सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है। फिर कोई उस एंट्री मारेगा तो पासवर्ड से मारेगा, है ना। इससे बचाने के लिए जो गूगल ने अपने आप को जो नया अपडेट मारा था, पांडा, है ना, पांडा, उसके पहले था पेंगुइन। ठीक है, और उसके बाद था क्या कहते हैं, पी से ही गूगल के अपडेट आते हैं, पाइथन। ठीक है, तो ये अपडेट में अपने आप को अपडेट करता है। अभी आप लोग पासवर्ड पा भी जाओ और एक डिवाइस से लॉगिन करो तो बड़ा कठिन, पहले नहीं होता था ऐसे। अभी क्या होता है कि वो आपसे और भी चीजें, आपको भले पासवर्ड पता हो, है ना, लेकिन तब भी वो ओरिजिनल मोबाइल नंबर जो है वहां से यस नो करने के लिए कहता है और नंबर दबाने के लिए कहता है। सिर्फ इसी स्पूफिंग से बचाने के लिए वो गूगल ने जीमेल गूगल ऐसा, अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए पूछता रहता है। हाँ, आपको पासवर्ड पता भी हो तब भी उसको लगता है कि हो सकता है कि ये स्पूफ किया जा रहा हो। ठीक है, लेकिन क्या फेसबुक में ऐसा है? अभी अभी फेसबुक में नहीं है, नहीं है। अभी फेसबुक में नहीं है, स्पूफिंग प्रूफ नहीं है फेसबुक अभी। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पूफिंग और हैकिंग। इन दोनों में क्या अंतर है, रिया जरा बताओ, अगर लिखने का आ जाए 50 शब्दों में तो क्या लिखोगी? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द स्पूफिंग एंड हैकिंग? बेसिक सर डिफरेंस। स्फूर्ति में ये होता है कि हमें पासवर्ड पता होता है तो हम दूसरे डिवाइस में इसको चला सकते हैं, और जिसका रियल है उसको नहीं पता चलता है कि आपके नाम से दूसरी जगह ये चलाई जा रही है, यूज करी जा रही है। और हैकिंग में होता है कि जब हैक कर लिया जाता है तो पता चल जाता है कि किसी ने हैक कर लिया, उससे फिर हमारा कंट्रोल उस डिवाइस पर नहीं रहता है, मतलब उस भी सिस्टम पर नहीं रहता, ये है। हाँ, तो ये ज्यादा खतरनाक क्यों है हैकिंग से? सर क्योंकि इसके द्वारा गलत इस्तेमाल हो सकता है, और
इससे पता तो चलता नहीं है कौन क्या कर रहा है, तो इससे ज्यादातर गलत ही इस्तेमाल होता है, इसलिए ये ज्यादा क्योंकि लंबे खतरनाक है। समय तक, राइट राइट, लंबे समय तक हमको नहीं एहसास होता है कि हमारा कोई इस्तेमाल कर रहा है डाटा का, या फिर हम सीक्रेटली हमारे चैट कोई पढ़ रहा है, सीक्रेटली कोई ईमेल करके और उसको डिलीट कर दे रहा है, तो हमको पता भी नहीं चल रहा है ये जो है हमने कहाँ कहाँ ईमेल कर दिया। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। अगला आता है आपका फिशिंग। तो एक तो हो गया, अभी स्पूफिंग का फिशिंग से भी हम लोग कंपेयर करेंगे, दोनों मैचिंग मैचिंग है। स्पूफिंग और हैकिंग तो एक डिफरेंट हो गया बहुत ज्यादा, लेकिन स्पूफिंग और फिशिंग में बहुत बारीकी का संबंध देखने को मिलता है। फिशिंग में भी वैसी ही चीजें होती हैं, लेकिन इसे आप ये कह सकते हैं कि एक सोशल इंजीनियरिंग अटैक, सामाजिक अभियांत्रिकी आक्रमण के सिस्टम पर। ठीक है, जहां पर कोई व्यक्ति इतना टैलेंटेड नहीं है कि वो आपके सिस्टम में बाईपास एंट्री कर जाए। बाईपास एंट्री का मतलब होता है को बाईपास करके एंट्री मारी जाए। सर को समझ नहीं आया, आवाज थोड़ा हौच पौच होगी एकदम। हेलो। सर की आवाज नहीं आ रही। हाँ, वो डिस्टर्ब हो गई ना यहाँ से एकदम। कनेक्ट नहीं हो पा रहा है सिर्फ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आ रही है, अभी आ रही है। हाँ, अब आ रही। अभी जब इस सोशल इंजीनियरिंग शब्द बोला उसके बाद सर कुछ नहीं आया अच्छा समझ। अच्छा, तो सोशल इंजीनियरिंग अटैक, ठीक है, सामाजिक अभियांत्रिकी आक्रमण है आपके सिस्टम पर। इसमें क्या होता है कि जो कोई जरूरी नहीं होता है कि जो व्यक्ति आपका जो है आपके साथ फिशिंग कर रहा है वो इंजीनियरिंग का ज्ञाता हो, आईटी का ज्ञाता हो, कोई जरूरी नहीं। इसमें बाईपास एंट्री नहीं होती है, या फिर पासवर्ड वगैरह उसको नहीं पता होता है और वो चुराने में सक्षम नहीं होता है। ये दूसरा तरीका है, अक्सर लोग करते रहते हैं इसको, बहुत ज्यादा ये प्रचलन में है। ठीक है, स्पूफिंग में बहुत हाई लेवल का क्या कहते हैं वो लग रहा है, इंजीनियरिंग लग रहा है, कोडिंग, जिससे कि बाईपास एंट्री हो रही है। फिशिंग में बाईपास एंट्री नहीं होती है। बाईपास एंट्री का मतलब होता है कि जैसे पासवर्ड मांगे ही ना सिस्टम, पहले पासवर्ड मांगता था, कुछ ऐसा कर दिया कि अब वो पासवर्ड मांगता ही नहीं, डायरेक्ट ओपन होने लगा। ठीक है, या फिर डाटा एक्सट्रैक्टर से डाटा निकाल करके उसने डाला। फिशिंग में क्या होता है? फिशिंग में होता है कि उस व्यक्ति के द्वारा पहले आपसे बड़े मधुर सामाजिक संबंध बनाए जाते हैं। सामाजिक संबंध कहने का मतलब वो एक जेन्युइन, पहले वाले में क्या था कि सिस्टम को लगता है कि ये जेन्युइन यूजर है, ठीक है, लेजिटमेट यूजर है, जो कि साइन इन करने की कोशिश कर रहा है, जो कि लॉग इन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिशिंग में आपको लगता है कि ये जो व्यक्ति है वो जेन्युइन है, लेजिटमेट है, और ये हमको सर्विस देने की कोशिश कर रहा है, हम उसको जेन्युइन मानते हैं। आप लोगों के पास और इसमें कोई जरूरी नहीं कि वही हो, आप कंप्यूटर ही हैक हो, आपको ऐसे भी बहला फुसला के भी किया जा सकता है। जैसे बहुत सारे लोग हमारे पास भी कॉल कर चुके हैं, कई लोग, है ना, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि आपको फोन किया और कहा कि हम एसबीआई बैंक से क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं और आपका क्रेडिट कार्ड जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर आपने इस समय मतलब कि
इतना पैसा, ये हमको वेरिफिकेशन नहीं कराया, तो वेरिफिकेशन आप करा दीजिए। ठीक है, तो वेरिफिकेशन कराने में कहेगा कि आप अपना वो अकाउंट नंबर बताइए, है ना। फिर उसमें क्रेडिट कार्ड में पहले इधर उधर की इंफॉर्मेशन पूछेगा जो कि इरिलेवेंट है ना, वो ताकि भरोसा हो जाए। 5-10 मिनट बात करेगा, फिर उसके बाद कहेगा कि आप अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर बताइए, फिर बताएगा कि या डेबिट कार्ड का ही नंबर बताइए। ठीक है, फिर कहेगा पीछे सीक्रेट कोड बता दीजिए। ठीक है, और जैसे ही आपने बताया आपका पैसा सब ट्रांसफर हो गया, वेरिफिकेशन आपका बढ़िया। ठीक है, तो ऐसे भी करते हैं ये लोग। कभी कभी क्या होता है कि एक होता है जॉट फार्म, इसका लोग बहुत बुरा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिशिंग में इस्तेमाल होता है जॉट फार्म डॉट कॉम, जानते होगे, नहीं जानते हो तो जान लो। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी कंपनी का फेक फार्म डाटा बना सकते हो, किसी भी कंपनी का। और उसमें ऐसा सिस्टम होता है कि जैसे ही उसमें कोई ईमेल आईडी और पासवर्ड भरेगा वो आपको पता चल जाएगा। तो बहुत सारे लोग, आपको मान लीजिए मेल किया कि मिंत्रा का एक जो है वो आया है, कूपन आया है, आपके ईमेल पे आया कि 70% डिस्काउंट है। कूपन को क्लेम करने के लिए इसमें अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालें। जैसे ही उसमें पूरा वेलकम वेलकम लिखा हो, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको वो तो जॉट फार्म पे फार्म बना हुआ है, लेकिन वो फार्म खुल के आ जाएगा, उसमें मिंत्रा का लोगो लगा होगा और सब चीजें लगी होंगी। फिर आप उसमें अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड भर दोगे, फिर उसमें लॉगिन कर दोगे। लॉगिन कर दोगे तो आपको कहेगा थैंक यू मैसेज आएगा और कहेगा कि आपका कूपन कोड फलाना है, आप कूपन कोड हैप्पीली जो है ले लोगे और बड़े खुश हो जाओगे कि अब चलो शॉपिंग करते हैं, 70% जो है डिस्काउंट मिला। तब तक जिसने वो बनाया था ये सिस्टम, उसको आपका पासवर्ड वगैरह सब पता चल गया। ठीक है, अब इससे आपकी ईमेल आईडी में एक्सेस करेगा। ठीक है, वहां से वो अपना डिटेल निकालेगा आपका, क्या कहते हैं, नेट बैंकिंग वगैरह का, वहां से फिर वो पैसा आपका ट्रांसफर कर देगा। या जो भी नुकसान करना हो, कोई पैसा ट्रांसफर करने की बात नहीं, जो भी नुकसान करना हो नुकसान आपका करते। ठीक है, क्योंकि ईमेल आईडी से आपका फेसबुक अकाउंट भी जुड़ा हुआ है, ट्विटर भी जुड़ा हुआ है, सारा कुछ बैंकिंग का जुड़ा हुआ है, तो वहां से कहीं पर पासवर्ड रीसेट करने को मारेंगे तो सीधे ईमेल पे आएगा। तो ईमेल पे आएगा तो अभी तो ईमेल आपका एक्सेस कर रहा है, तो उठा करके वो ओके कर देगा। और उसके बाद आप फिर गए मिंत्रा में शॉपिंग करने जा रहे हैं, 70% डिस्काउंट, पता चला 30% पैसा भी नहीं है देने के लिए रिमेनिंग। ठीक है, तो ऐसा भी हो जाता है। ठीक, तो यानी कि अब इसके बारे में पूछा जाए कि क्या डिफरेंस है फिशिंग में और स्पूफिंग में, यही तो प्रश्न बना हुआ था। तो उसमें क्या बताएंगे, इसको बताएंगे कौन बताएगा, कौन बताएगा, देवेंद्र जी बताइए। यस सर। हम्म, बताइए क्या अंतर है स्पूफिंग में और फिशिंग में। स्कूफिंग तो सर यही बताया था कि मतलब जिसका हैकिंग किया जाता है उसको पता नहीं चलता है लॉन्ग पीरियड तक। हाँ, और फिशिंग में सर जिसका किया जाता है उस व्यक्ति के साथ मतलब अच्छे संबंध बनाए जाते हैं, या फिर जेन्युइन व्यक्ति इस टाइप से ढूंढना। तो समझ नहीं आया। नहीं समझ में आया ना, तो जी। हम ढूंढ लिए किसको नहीं समझ में आया। ठीक है, ठीक है, इसको समझाएंगे फिर गजेंद्र जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताओ। सर स्पोकिंग इसमें मेनली ये था कि सर ओनर को
पता नहीं चल पाता है, जबकि फिशिंग में सर की जेन्युइन संबंध बना करके बाईपास एंट्री नहीं मारता, वो एज ए पासवर्ड यूज करता है और पासवर्ड यूज करके फिर एंट्री मारता है, तथा इसमें रहता है कि हम्म डायरेक्ट ओपन होता है वो। जैसे कि हम्म किसी की ईमेल उसको धीरे धीरे उसका पासवर्ड पता करके एज ए जेन्युइन पर्सन की तरह व्यवहार करता है सर। हम्म जबकि इसमें अपना अलर्ट नहीं मिल पाता है स्पैमिंग में कि भी आपका डाटा हैक हो, सॉरी चोरी हो गया या आपका पेडलर कोई चला रहा है। हम्म इसमें आपको जबकि इसमें फिशिंग में ये पता तो नहीं चल पाता, लेकिन एज ए जेन्युइन पर्सन रहता है तो उसमें भी अलर्ट नहीं मिल पाता है। हम्म। थोड़ा और इसमें बढ़िया से हो जाए। अच्छा, तो मैं पूछता हूँ, गुड़िया बोल पाओगी तुम? नहीं बोल पाओगी। प्राची जी। हेलो। हेलो। हाँ बताइए। सर उतना अच्छे से सुना नहीं है, जितना सर बताया उतना ही बता पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो बताना वो बताइए। बताइए जी, गलत ही बताइए। सर यही कि स्कूपिंग में जो है पता लगता है कि डिटेल चोरी हो रही है या पासवर्ड मांगता है, लेकिन इसमें आपके ऐसे लगेगा आपको जैसे कि जेन्युइन पर्सन है, आप जानते हम्म हैं। हम्म तो उसमें आप ये जान नहीं पाएंगे, मतलब लगेगा तो कि बट ये आपसे पहले रिलेशन बनाएगा, क्या अननोन आइडिया जैसे भी, हम्म फिर इस तरह से हम्म आपका फिर वो डाटा लॉगिन करके आपका डाटा चोरी करेगा। स्पूफिंग में क्या हुआ कि वो आपसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर रहा, वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम से कलेक्ट कर रहा है ना। जबकि जी सर। फिशिंग में क्या होता है कि वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपसे ही फिलअप करवाता है या आपसे ही पूछता है, आपसे ही मांगता है। कोई ऐसा जेन्युइन शख्सियत बन के जिससे आपको लगता है कम्युनिकेट करके कि ये ओरिजिनली उसी कंपनी का है, ठीक, उसको यही लगता है कि ये जो है उसी कंपनी के हैं। ठीक। हेलो, आ रही आवाज? ये सर। जी सर आ रही है। हाँ हाँ। और दूसरा, वो आपसे ही डाटा भरवा रहा है, फिलअप करवा रहा है। उसमें स्पूफिंग में वो आपसे डाटा नहीं फिलअप करवा रहा है। स्पूफिंग में जो इसका जिसका जिसका डाटा या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले ली गई है, उसमें कम्युनिकेट नहीं किया गया है, कम्युनिकेट नहीं किया गया है ओनर से। जबकि इसमें टेक्स्ट के थ्रू या वॉइस के थ्रू या क्या कहते हैं मिल के भी, ठीक है, कम्युनिकेशन बना है। इसमें कम्युनिकेशन बना है ओनर के साथ में, फ्रॉड का ओनर के साथ में कम्युनिकेशन किसी न किसी रूप से बना है। डायरेक्ट टॉक या इनडायरेक्ट कॉल, जो भी प्रोसीजर हो ये बना है, ठीक है। तो इन दोनों में इस तरह से विभेद देखने को मिल गया। दूसरी बात, तरीका में अंतर है। हमने बताया कि उसमें सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग किया गया था, ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग किया गया फिशिंग के लिए। लेकिन स्पूफिंग कैसे होती है? स्पूफिंग जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, है ना, उनको डाउनलोड कर लेने से होती है। अगर आपने कुछ ऐसे खराब सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिए हैं
तो वहां से आपके सिस्टम में वो डाटा निकाल लेता है, उसको ट्रांसफर होता है। जब भी आप कंप्यूटर में कुछ भी डालते हैं तो उसको पता चल जाता है और फिर इस तरह से वो एंट्री मार जाता है। ठीक है, तो ये हो गया स्पूफिंग। आईपी स्पूफिंग भी होती है। आईपी एड्रेस आपका जो है इस्तेमाल करते हैं लोग किसी इंजेन्युइन कार्य के लिए। बहुत सारे आईपी एड्रेस हैं और आईपी एड्रेस से जब कोई क्राइम होता है तो आपको पकड़ा जा सकता है। तो आपके आईपी एड्रेस का इस्तेमाल भी कोई कर सकता है उस सॉफ्टवेयर की वजह से। ठीक है, किसी दूसरे काम के लिए, और इससे अपराध होने पर आप पकड़े जा सकते हैं। हालांकि बाद में पता चल जाता है, लेकिन फालतू का जो है कितने टेंशन तो होती है। ठीक है, और इधर फोन फिशिंग में लेकिन एक चीज है, ओटीपी वगैरह उसको चाहिए होता है। अगर आप नहीं दोगे तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। जबकि इधर क्या होता है, अगर आप नहीं दोगे तो वो कर सकता है, तब भी कर सकता है, आपसे मांग ही नहीं रहा है, वो सीक्रेटली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर चुका है। ठीक है, जबकि इधर आप ही को देना होता है अकाउंट नंबर और वो सब चीजें। ये हो गया बेसिक डिफरेंस इसमें। ठीक है, अच्छा अगला होता है वो पिंग बॉम्ब। पिंग बॉम्ब, PING BOMB, पिंग बॉम्ब, पिंग बॉम्ब अटैक। ये तो बहुत ही इजी और बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है पिंग बॉम्ब। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट है किसी की, आपको ना पासवर्ड की जरूरत है, ना ही उसका डाटा आपको जो है लेना है, कुछ नहीं लेना है उससे, ना उसको कुछ देना है, लेकिन बहुत ज्यादा, मतलब छप्पर फाड़ के देना है। हर वेबसाइट की एक क्षमता होती है, हर यूआरएल की एक क्षमता होती है कि वह उतना ट्रैफिक उस समय में 1 घंटे के अंदर इतना ट्रैफिक ही वो मैनेज कर सकता है। ठीक है भाई, हर कमरे की, जैसे जो वेबसाइट चलती है वो स्पेस बेस्ड चलती है, कितना स्पेस उसमें है। जितनी वेबसाइट है सबको स्पेस अलॉट है होस्टिंग प्रोवाइडर के माध्यम से, और उसकी क्षमता होती है कि कितना डाटा पर सेकंड या कितना ट्रैफिक पर सेकंड ये जो है झेल पाए। तो उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले उसका वेबसाइट का, हर वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता है, और वो आईपी एड्रेस, ठीक, आईपी ट्रेसर, ठीक है, इप मैंगो .com है, वहां से निकल आता है। IPMANGO, इप मैंगो .com है, वहां पर किसी वेबसाइट का आईपी एड्रेस आप निकाल लो आराम से। अब उसके बाद, मतलब निकाल मत लेना आराम से, ठीक है, एजुकेशन पर्पज से हम आपको सब बता रहे हैं। ठीक है, तो पता चला कि हाँ हम बताए जा रहे हैं, कल से आप लोग शुरू कर दिए, ये तो बेस्ट। खेलते हैं। तो वहां से आपने निकाल लिया आईपी एड्रेस, और अब उसका क्या किया, आईपी एड्रेस का इसमें होता कोड एक, आप कंप्यूटर में एक सोर्स कोड जिसको हम नहीं बताएंगे। ठीक है, 5 है लाइन, 5 लाइन भी नहीं होती, मतलब 5 शब्द होते हैं बस। ठीक है, दास प्रोग्रामिंग होती है, MS दास। वहां पर उसका आईपी एड्रेस भर देते हैं बीच में। ठीक है, और डाटा सर्वर इन्फिनाइट कर देते हैं उसमें। उसके बाद इंटर जैसे मारते हैं, आपके कंप्यूटर में जितना फाइल है, जितना फाइल है, मतलब एक फाइल भी बहुत भारी होती है कंप्यूटर के सर्वर के लिए, उठा करके फेंकेगा उसके क्या कहते हैं सर्वर पर।
मतलब कि मिलियन का बिलियंस डाटा उसको पर सेकंड मिलना शुरू हो जाता है और उसके बाद वो ओवरलोड होकर के बैठ जाती है। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक जिसे कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जैसे कभी कभी देखिए, और कभी कभी तो जेन्युइनली होता है ऐसा, जब ज्यादा सर ट्रैफिक हो जाता है जैसे हाँ सर एक क्वेश्चन है इसमें स्पेस की क्या मतलब रिलेशन है फिर वेबसाइट के हाँ, स्पेस से? स्पेस का रिलेशन ऐसे है कि आपका एक कमरा है, एक घर है, ठीक है, अब इसमें कितनी जगह है इस पर डिपेंड करता है कि कितना आदमी इसमें रह सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा आदमी इकट्ठे आ गए, आ रहे हैं जा रहे हैं तब तो चल जाता है, लेकिन ज्यादा आदमी इकट्ठे आ गए, जितना आ सकते हैं उतना आएंगे, बाकी सब फिर हो गया हाउसफुल, भैया अब नहीं आ सकते और सफोकेट हो जाएगा, बाहर लॉक लग जाएगा ना, भैया सर्विस नहीं दे सर पाएंगे। सर जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट है तो सर वो जैसे दिवाली के टाइम है तो उस पे ज्यादा लोग परचेज करता है तो वो अपना जो स्पेस है वो तो सर बढ़ाता भी तो है, इंक्रीज भी तो करता है। ई कॉमर्स जिसको चलानी है वो अनलिमिटेड खरीद के रखे, वो बढ़ाना घटाना नहीं, नहीं ये सब नहीं, वो छोटी वेबसाइट के लिए टाइम के होता है। लिए इंक्रीज करता है अपना, फेसबुक को हमेशा नहीं, के नहीं करता, कुछ कुछ टाइम के लिए पिंग करता है। बाम फेसबुक पर और गूगल पर नहीं काम करेगा। ठीक है, बड़ी बड़ी अमेजोन पे नहीं काम करेगा। ठीक है, ये सब अनलिमिटेड और सेल्फ सर्वर खरीद के रखे हुए हैं, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, अरबों रुपए क्या कहते हैं इनका पूरा केवल आईटी पे जाता है। ये सब होता है जैसे कोई छोटा मोटा वेबसाइट, छोटा मोटा के मीडियम स्तर का है, उसने बिजनेस अपना शुरू किया, है ना, और आपको अच्छा नहीं लगा कि आ गया कंपटीटर। जैसे मान लीजिए एक कोचिंग सेंटर है, तब तक पता चला दूसरा कोचिंग सेंटर भी उसके बगल में खुल गया और बेचारा वेबसाइट बनवाया अभी अभी, अब आप उसके साथ मजे ले लो, है ना, जब देखो तब उसका सर्वर डाउन है ना। इस तरह का चीजें होती, बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसा नहीं होता है। बड़ी बड़ी छोड़िए, कल देखिए अभी एचडीएफसी बैंक का ही सर्वर डाउन हो गया था, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया, भैया हम न झेल पाएंगे। ठीक है, तो ये भी हो जाता है कभी कभी। अभी आप सरकारी रिजल्ट.com पे फार्म वार्म भरते हो, और आज जैसे आज एक, हाँ आज लास्ट डेट है, आज लास्ट डेट है यूपी पीसीएस का फॉर्म भरने की। आज आपको ये फेस होगा, अगर आप फॉर्म भरने की कोशिश करोगे तो आज आपको ये महसूस होगा कि कैसे हो जा रहा है ना। उसमें बार बार आपको दिखाएगा कि बहुत ज्यादा ओवरलोड, ट्रैफिक ओवरलोड, वेट फॉर सम टाइम, ये सब बताएगा आज। क्योंकि आज जो है, जो जो लोग भैया भौजी लोग जो सो रहे थे, आज फॉर्म भरेंगे उठ के लास्ट डेट पे, बहुत सारे सर लोग ऐसे होते एक हैं। हाँ, चीज ये पूछना है कि जैसे कि वेबसाइट डाउन हो गया, ठीक है, तो उसके बाद सर क्या प्रोसेस, मतलब किस तरीके वो से अपने अटैक हो रहा है? वो अपने आप जो है, कभी कभी तो अपने आप ही वो कुछ घंटों बाद, ठीक है, या कुछ दिन बाद सही हो जाता है, अपने आप से हो जाता है। ठीक है, या फिर वहां पर बैकअप रखा ही होता है अपने पास। ठीक है, बैकअप इसीलिए हमेशा लेते रहना चाहिए। ठीक है, वहां से बैकअप मार देते हैं तो फिर हो जाता है, सी पैनल से लॉगिन करके होस्टिंग प्रोवाइडर के पास। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से हो जाता है कुल मिलाकर के, लेकिन डाउन तो हो जाता है। और कोई पीछे ही पड़ा हो, है ना, किसी कंपनी ने अपना एक हायर कर रखा हो, ठीक है, जैसे तुम हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसी तरह हायर करके रखा हो, तुमको हमारा बनाना है, ठीक है, हमारा प्रमोट करना है, और खाली समय जब रहे तब इसका तुम पिंग बाम मार देना। ठीक है तो इस तरह से दूसरे का बाट लगाते रहो, अपना लगाते रहो। ठीक है, तो ये वाला काम करवाते रहो, बेचारा कब तक करेगा। इसीलिए हमेशा ट्रैफिक। हाँ स्पेस में कोई वो नहीं करना चाहिए, सर ज्यादा आपने स्पेस बताया खरीदना था चाहिए हमेशा, सर। ज्यादा। हालांकि शुरुआत में उन लोगों को लगता है कि कौन सा हमारी वेबसाइट पे इतना ट्रैफिक आ जाएगा, है ना, अभी तो हम शुरू किए हैं।
सर ना आपने कहा था कि कंप्यूटर में जितना फाइल है उतना फाइल फेंकता है, उसके बाद क्या कहा था? हमने कहा था कंप्यूटर में जितना फाइल है उठा करके डाटा उसको ट्रैफिक के तौर पर उठा के उसके ऊपर फेंक देता है ढेर सारा। ठीक है, इसको ठीक ऐसे है। आप समझ सकते हैं कि एक घर में जगह थी इंसानों के लिए, लेकिन उसमें उठा करके ढेर सारा कूड़े का ढेर अंदर फेंक दिया गया। अब भी जगह ब्लॉक हो गई, अब भी जगह ब्लॉक हो गई। इसे ही कहते हैं पिंग बॉम्ब। एक तरीके से ट्रैफिक जनरेट करने का काम करता है, यही है ना सर? कूड़ा भर दे रहा है जगह उस जगह में मतलब जो जगह थी उसके हाँ पास ये स्पेस, है इसमें ना। डाटा चुराया नहीं जाता ना सर? हम्म डाटा इसमें चुराया नहीं जाता है ना? इसमें कुछ डाटा वाटा चोरी नहीं होती, सिर्फ आपका काम करना बंद कर देता है सिस्टम। इसमें डाटा नहीं चोरी होता, इसमें उसके पास कोई एक्सेस नहीं होता आपके। डाउन हो जाता है। बॉम्ब जैसे गिराया जाता है कि डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है, जैसे बॉम्ब फेंके डिस्ट्रॉय हो गया, उसमें कुछ भी चोरी नहीं हो रही है। जब कहीं बॉम्ब फेंकते हैं तो वहां चोरी नहीं करते हैं, बम ऐसे उठाए फेंक दिए भड़ाम। और ये भी ऐसे ही है, उठा के फेंका, उड़ गई साइट, लोहिया। ठीक है, तो ये चीज होती है। ये तो बहुत ही इजी, बहुत ज्यादा इजी है, और लेकिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक। ठीक है। सर किस पे फेंक देते हैं, वेबसाइट पे? हम्म मतलब जैसे कंप्यूटर फाइल्स को कहाँ फेंक देते हैं? यार अभी तो बता रहे किसी के यूआरएल पे फेंकेंगे। जैसे मान URL लो ऐसे ऐसे मान लो जैसे कि ये स्नैपडील हो गया और तुम्हारा मिंत्रा हो गया, अगर दोनों के बीच में कंपटीशन है, ठीक है, तो स्नैपडील वाला क्या करेगा? मिंत्रा अपना जो भी हैकर जो भी है अपने एम्प्लॉय से वो क्या करेगा, अपने कंपटीटर के वेबसाइट पे बिंग बोंग अटैक करवाएगा ताकि उसका वेबसाइट डाउन हो जाए और इसका सेल अच्छा हो। इस तरीके से ठीक ठीक समझो। अब ठीक एकदम ठीक फेस्टिवल का समय है, एकदम ठीक फेस्टिवल का समय है। अब इस समय लोगों को कपड़ा वपड़ा खरीदना है, और उसी समय अगर स्नैपडील का सर्वर डाउन जा रहा है बार बार, जब आप चेकआउट करने की कोशिश करें तो हो ही नहीं पा रहा है, आप लॉग इन करें तब तक थोड़ी देर गायब हो जा रहा है, तो आप वहां से इरिटेट होकर हट जाओगे। तो कह रहे जी छोड़ो इसका बेकार, पता नहीं पैसा भेजे और वापस ना आए तो, है ना, इसका थोड़ा डाउन चल रहा है सर्वर, या फिर एकदम में डाउन चल रहा है, ऑन ही नहीं हो रहा है, खुल ही नहीं रहा है, डिनाइल ऑफ सर्विस बता रहा है, तो वो दूसरे से खरीद लेगा, है ना, वो दूसरे से खरीद लेगा। इससे उस कंपनी को फायदा हो जाएगा, दूसरे को नुकसान हो जाएगा। और दूसरी बात, इस तरह के जो कोई बार बार कोई वेबसाइट खोलें और उसमें पिंग बॉम्ब अटैक ही हुआ है बार बार, तो फिर हम इरिटेट होकर के कहते हैं कि अब हमको इनसे तो नहीं खरीदना है, बेकार है। ठीक है, फिर हम उसको उस वेबसाइट को जल्दी सर्च नहीं करते हैं जहां पर हमको इस तरह दिखाई दे जाता है। ठीक, तो फिर उसका कस्टमर कट गया कुल मिलाकर के। क्यों भाई, अभी कोई डाउट? नो सर, सही है। समझ गए? जी जी ठीक, ट्रोजन बता दिए थे, रैंसमवेयर बताए थे क्या होते हैं, फिरौती वाला, जी हो गया था। कल है ना। आप कहते फिरौती पैसा दो नहीं तुम्हारा तो बर्बाद कर देंगे। ठीक है। ब्लैकमेल भी करते हैं उसमें, हम्म पैसे मांगने के लिए ब्लैकमेल भी करते हैं कि हम तुम्हारा वीडियो क्लिप फेसबुक पे डाल देंगे, मेरे पास पासवर्ड है। अभी 3-4 दिन पहले हुआ है हाँ, मेरे तुम्हारा सारा फ्रेंड के डाटा साथ। हम जो है तुमको देंगे नहीं, ऊपर से सब हम जो है सब चीजें उठा करके इधर उधर कर देंगे। हाँ? और उनको भी नहीं पता होता है कि वो किसको मेल कर रहे हैं, हम्म रैंडम किसी को मेल कर रहे हैं। हम्म ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर
किसी कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो उस पर प्रभाव क्या पड़ता है, क्या 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 हो सकता है, इम्पैक्ट ऑफ वायरसेस ओवर सिस्टम। तो सबसे पहला एक चीज आप देखेंगे, ठीक है, वो होता है आपका स्पीड, रिडक्शन ऑफ द स्पीड। आपके कंप्यूटर की गति प्रभावित होती है। पहले आपका कंप्यूटर फटाक से खुल जाता था, अभी क्या है, बहुत देर तक गोल 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 घूमेगा तब खुलेगा, फिर धीरे धीरे खुलेगा। जैसे कि बहुत सारे लोग धीरे धीरे उठते हैं, 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा लग जाता है उठने में, आंख खुल जाती लेकिन उठने में 1 डेढ़ घंटा लग जाता है। ठीक है, तो सेम वैसा ही है ना, सेम वैसा ही यहाँ पर देखने को मिलता है कि उसकी गति प्रभावित होती है। ठीक है, पूरा जितना सिस्टम को प्रोसेसिंग है बहुत स्लो काम करता है। कभी कभी ये इतना ज्यादा इफेक्ट हो जाता है कि आप बटन दबाए तो बहुत देर में पहले गोल 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 घूम ही रहा था, बहुत देर में लिखना शुरू किया, तब तक आप बहुत सारी बटन दबा चुके थे, फिर इकट्ठे सब उठा करके वो लिख देगा, है ना। तो ये चीज होती है। दूसरा दूसरा समस्या होती है यहाँ पर, आपके प्रोग्राम जिन अपने आप खुलते जा रहे हैं, ठीक है, सेल्फ एग्जीक्यूशन आप प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, सूचना का या एप्लीकेशन का स्वतः, क्या कहते हैं उसे, स्वतः एक शब्द होता है इसमें, परिसंचरण या ऐसा कुछ होता है। ठीक है, स्वतः एक्टिवेट हो, सक्रिय हो जाना, सक्रिय शब्द भी लिख सकते हो। इसमें प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है आपकी, अपने आप ही काम करने लगे, आप उसको कुछ कहे भी नहीं कि ये वाला परिचालन, एप्लीकेशन खोल दो, आप परिचालन यूं शब्द आता है, हम्म परिचालन। प्रचालन। अब क्या हो गया कि इसमें अपने आप जूम खुल गया, एक्टिवेट हो गया। ठीक है, फिर उसी के साथ साथ और भी एप्लीकेशन खुल गई जो आपके कंप्यूटर में थी और खुलती जा रही, अपने आप वो काम करना शुरू कर दी। ठीक है, तो ये तीसरा होती है पॉपअप, मेरे साथ होती है, जो आप लोगों ने देखा होगा, अपने आप ही काम कर रहे हैं, अपने आप उसमें कहीं पॉपअप विंडोज खुल जाती है ढेर सारी, है ना। कभी क्या कहते हैं, वही बताया नहीं थे, कभी कह रहा है करोड़पति कैसे बन जाए 2 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर, ऐसे बताता है, फार्म भरने को कहता है। कभी कहता है कि बिनोमो, हम्म यही सब अपने आप वो जो है वो विंडो पॉपअप विंडोज खोलते हैं और अनवांटेड चीजें आपको वहां पर मिलती रहती है। तीसरा है पॉपअप विंडोज जिसमें कोई ऐड ना हो, अपने आप खुलते जा रहा है, खुलते जा रहा है, खुलते जा रहा है, 100 200। ठीक है, और उसमें आपका दिखा रहा है सर्विस नॉट अवेलेबल, सर्विस नॉट अवेलेबल लिख के आ रहा है आपके उस मतलब जब खुल रहा है विंडो, लेकिन वहाँ खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है, आप डिलीट करते जाओ वो खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, 100 200 150 250 500 खुलता जाएगा, फिर सिस्टम पूरा हैंग हो करके ठप हो जाएगा। ठीक है, सेल्फ लॉग आउट या ऑटो लॉग आउट। ऑटो लॉग आउट, आप सिस्टम पे लॉगिन किए, अपने आप लॉग आउट मार दिया, नहीं करना काम। ये वाला जो है बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है,
ये तब हो ये लेकिन खतरनाक बहुत है, ये हैकिंग का सूचक है। आप लॉग आउट हुए इसका मतलब कोई लॉग इन कर लिया है इसी बीच, ठीक है, ये चीज होती है। अच्छा तो बता दें, अभी हमने बताया था फिशिंग, काल में भी स्पूफिंग होती है, ठीक है। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज दब गई सर। थोड़ा दूर से आ रही सर आवाज। अभी आ रही है? जी जी सर। हाँ, काल में भी स्पूफिंग होती है। कभी कभी एक कोई विदेशी नंबर से आपके पास फोन आता है, ठीक है, तो इसका लेकिन इसका कोई मतलब ये नहीं है कि जो विदेशी नंबर से फोन आ रहा है तो वो जो है कोई थी वो देवेंद्री जी भी हो सकती है, ठीक है। तो उसमें 4 नंबर होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर होते हैं। जब फोन आए तो मिस कॉल की तरह आता है, आप उस पर कभी रिटर्न कॉल ना करिए, ठीक है, कभी रिटर्न कॉल मत करिए उस पर। जब आप रिटर्न कॉल करेंगे तो आपका कट जाएगा टू टू करके 2 बार। उसके बाद आपका फोन का इस्तेमाल कोई कहीं किसी को धमकी देने, किसी को बात करने में कर लेगा, क्योंकि इसके लिए वो अगर ऐसे करेगा, अपने सिम से करेगा तो उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। जब वो इसका इस्तेमाल करेगा तो कहीं बैठा है और आप बैठे हो कहीं और आपके थ्रू वो किसी को धमकी दिलवा देगा। आपको नहीं पता होगा उसने किसी से फिरौती मांगी, तब तक अगली कॉल उसने किसी और के बाईपास एंट्री से कर ली, आपका पैसा कटेगा, आपको आएगा कि आपके इतने रुपए कट गए, ठीक है। लेकिन आप सोचोगे पता नहीं क्या था ये, चलो छोड़ो, क्या कोई 10 रुपया गया कोई बात नहीं, लेकिन बहुत बड़ा कांड हो गया। किसी को धमकी मिल गई, किसी को जान से मारने की धमकी मिल गई, कोई मंत्री भी हो सकता है, और जब ट्रेस होगा तो आप पकड़े जाओ कि यहाँ से आई है कॉल, ढूंढो इसको, कौन से नंबर से आई है, इस नंबर से आई है। इस तरह के नंबर्स को कभी भी जो है वो नहीं करना चाहिए, सावधानी के लिए। अगला है आपका क्रैश हो जाना। जो भी आपका सिस्टम है पूरा का पूरा क्रैश होना आवाज है। आवाज बैठ गई सर। अभी जो प्रभाव बताए ये पिंग बॉम्ब की बताए ना सर? ये वायरस का इम्पैक्ट बताया ना सिस्टम पे, ओवरऑल जितने भी वायरस है उसके impact। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही सर। तो नहीं रखे आज। एक मिनट, सर आवाज नहीं आ रही। कान वाला जो है आ गई? जी बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वायरस कई प्रकार के होते हैं, ये तो हो गया। लेकिन अब वायरस अलग था, हमने बताया था मालवेयर अलग है, मतलब मालवेयर में ही वायरस है, ट्रोजन अलग है ना, ये सब चीजें अलग है। तो अगर केवल वायरस पर ही लिखने के लिए आ जाए और तो केवल वायरस पर ही केंद्रित रहना है, वहां पर स्पूफिंग फिशिंग ये सब वायरस नहीं है। हर चीज वायरस थोड़ी है, ट्रोजन पिंग बॉम्ब ये सब वायरस नहीं है, सब अलग अलग चीजें हैं जो हमने अभी पढ़ा। कितने तरह के मालवेयर होते हैं हमने पढ़ डाला, और मालवेयर से क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं ये हमने पढ़ डाला। जनरली लोग उसे हमेशा क्या कहते हैं, वायरस ही कहते हैं, ठीक है। हमेशा कुछ भी हो वायरस, ऐसा नहीं है कि हर चीज वायरस, सबकी अलग अलग हेडिंग हमने बता दिया और सबका अलग अलग इम्पैक्ट बता दिया। अब लेकिन वायरस की बात करें तो वायरस कितने तरह के होते हैं, ठीक है। वायरस भी कई तरह के होते हैं,
केवल वायरस की बात करेंगे तो, जिसमें पहला है आपका बूट सेक्टर वायरस, इसको ऐसे ही लिखेंगे बूट सेक्टर वायरस। बहुत कम पूछे जाने की संभावना है इस तरह के क्वेश्चन की, लेकिन तब भी जाने रहिए। बूट सेक्टर वायरस ये क्या करता है, जो मेमोरी होती है उसको इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। जो आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क होती है ना, हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क पर इम्पैक्ट डालता है और सारी की सारी फाइल उसी में होती है। बूट सेक्टर वायरस जब आप सिस्टम शुरुआत में खोलते हैं, ठीक है, तो उस समय वो काउंट करता रहता है। अब अगर बूट सेक्टर वायरस आ गया तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको तुरंत पता चलेगा जब आप ऑन करोगे, नॉर्मली विंडोज को लॉगिन करने की कोशिश करोगे तो पूछेगा, तो वो काम नहीं करेगा, आपको उठा करके पहुंचाएगा कि सिस्टम चेकिंग पर, और उसके बाद एक एक फाइल चेक होना शुरू होगी, क्योंकि मेमोरी में हो गई है गड़बड़ी। फिर एक एक फाइल चेक होगी, बहुत तेजी से कमांड प्रॉम्प्ट नीचे जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, ठीक है। बताएगा कि 85,000 क्या कहते हैं फाइल चेक कर चुके, 1 लाख जो है चेक कर चुके अब। और उसके बाद सब कुछ चेक हो जाने के बाद, फिनिश होने के बाद में फिर आपको कहेगा कि नाउ जो है लॉगिंग विंडोज नॉर्मली, और फिर आप उसको क्लिक करोगे तो फिर आपके साथ क्या होता है, फिर से वापस वो फाइल चेकिंग करना शुरू करता है। अब जितनी बार करोगे ऐसे कर, मतलब आप अपने सिस्टम में एंट्री नहीं मार पा रहे हो, क्योंकि इसने शुरुआती दशा में ही उसकी मेमोरी पर चोट मार दिया है, फाइल को कुछ करेक्ट कर दिया है, जिसको ढूंढ नहीं पा रहा है सिस्टम की दिक्कत क्या है, कहाँ है दिक्कत, कहाँ है गड़बड़ी। यानी ये बूट सेक्टर जहां से कि सिस्टम शुरू होता है वही डैमेज कर देता है, ठीक है। अंदर खुलेगा ही नहीं आता कंप्यूटर। आप लोगों ने कभी इस तरह की दिक्कत झेला है? जी सर। कुछ लोग होंगे जिनको इस तरह का दिक्कत हुआ, अक्सर ये सब समस्याएं होती रहती हैं। तो ये हो गया, ठीक है। यानी कि किस पर हमला किया इसने? शुरुआती चरण में मेमोरी पर। ठीक है। ये तो सर ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को करप्ट करता है ना सर। ये कभी हाँ। कभी तब भी हो जाता है, जैसे डायरेक्ट बंद हो गया, शट डाउन नहीं किया, डायरेक्ट बंद हो गया 3-4 बार, तब भी ये प्रॉब्लम आती है। नहीं, वो तो डैमेज हो गया। हाँ। डायरेक्ट आपने बंद किया तो वो वायरस की वजह से नहीं हुआ है, वो तो डैमेज हो गया। एक होता है बीमार हो जाए, कोई वायरस इन्फेक्शन से हम ग्रसित हो जाएं, ठीक, कोरोना जैसे है, लोगों को इन्फेक्ट कर दे रहा, तो इससे भी लोगों की मृत्यु हो रही है। लेकिन एक्सीडेंट से भी लोगों की मृत्यु होती है ना। लेकिन दोनों में क्या है डिफरेंस? तो वो तो एक्सीडेंटली आपने उसको बंद किया तो उसका फाइल क्रैश हो गया, ठीक है, वो अलग चीज हो गई। वायरस के कारण ऐसा हो, वो अलग बात हो गई, ठीक है। दोनों के ही कारण हो सकती है, ठीक है। अगला होता है आपका डायरेक्ट एक्शन वायरस, प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस। इसमें क्या होता है, वायरस होता है .exe, ठीक है, या .com। अगर URL की बात करेंगे तो .com फाइल जो होती है, या फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू तो .exe जो फाइल्स होती हैं उनसे जाकर के चिपक जाता है। चिपक जाने का मतलब कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। हमारे कंप्यूटर में .exe फाइल्स होती हैं जो एप्लीकेशन रन कराती हैं, और .com URL होते हैं, ठीक है, ये उनसे चिपक जाता है। और जब भी हम उस एप्लीकेशन को चलाते हैं जिसकी .exe फाइल में ये वायरस छुपा हुआ है,
तो ये हमारी मेमोरी में एंट्री मार जाता है कंप्यूटर के, और हमेशा छुपा रहता है और ये अपना काम करता रहता है, आपके कंप्यूटर की कंप्यूटिंग पावर को खींचता रहता है। ठीक है, ये आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता रहता है। यह भी हो सकता है कि ये दोनों ही काम ना करे, तो सिर्फ इसलिए होगा कि एंटीवायरस आप खरीद लो, तो फिर आपको साथ ही साथ एंटीवायरस का मैसेज भी बगल में दिखाई देगा कि आपका सिस्टम बहुत ही खतरे में है और आप इतने इतने वायरस हैं आ गए हैं। ठीक है, और आप तुरंत ही ये वाला एप्लीकेशन ये वाला एंटीवायरस खरीद लीजिए और हम आपका ये वायरस मार डालेंगे। तो ये जो कंपनी दिखा रही ना, वायरस भी उसी ने डाला हुआ है। तो पहले वायरस डाला है, फिर आपको कह रहा है कि आप खरीद लो एंटीवायरस का। तो हम ये वायरस, ये वाला प्रचार तो बहुत आता है सर। हाँ, ये वाला तो बहुत आता है सर। ठीक है। तो ये कैसे आ गया? ये ऐसे आ गया कि जैसे मान लीजिए दो तरह से बताया, .exe फाइल कहाँ से, आपने brothershop.com वहां गए, आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत थी, फोटो एडिटर मान लीजिए, आपने वहां से फोटो एडिटर डाउनलोड किया फ्री में। ये कंपनियां ही इस तरह की चीजें फ्री में डाले होती ताकि आप उसे डाउनलोड करिए। फ्री में कोई क्यों दे देगा कोई चीज, सोचो। ठीक है, कॉपी बना करके जो पेड सॉफ्टवेयर है फ्री में वहां बेच कर रहा, दे रहा, ले जा भाई ले जा, तुम मौज कर। आपने वहां से उसको डाउनलोड कर लिया, अरे वाह कितनी बढ़िया वेबसाइट भाई, मजा आ गई, फ्री मिल गया हमको, है ना। अब वहां से क्या हुआ कि वो आपके सिस्टम में .exe फाइल के थ्रू स्टोर हो गया। अब धीरे धीरे आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में फैल गया और ही छुपा रहेगा। वो कुछ कहेगा नहीं कि हम नहीं चलने देंगे सिस्टम, हम बर्बाद कर देंगे, कुछ नहीं कहेगा। आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। ठीक है, और एक तो फिर पॉपअप खुल के आएगा, अरे बहुत खतरे में हो भाई, ठीक है, एंटीवायरस खरीद लो, नहीं तो डैमेज होने की संभावना है आपका। कुछ लोग हैं डर के पैसा दे देते हैं, है ना। कुछ लोग हैं फ्री में सॉफ्टवेयर होता है कि फ्री में डाउनलोड कर लीजिए, और उसको डाउनलोड कर दिया और उसके बाद उससे मार दिया तो पूरा कंप्यूटर साफ हो गया, क्योंकि वो एंटीवायरस बनाने वाली कंपनी ही वायरस बनाई थी, तो हटना तो स्वाभाविक है। तो आपको उस एंटीवायरस पर भरोसा हो जाता है और आप जो है वो 1 महीने तक आप फ्री चलाए होते हैं, उसके बाद आप उसका पेड वर्जन ले लेते हैं। ठीक है, एहसान मान करके उसका। ठीक है, जबकि वो सब उसी का गेम होता है कि आप ऐसा करो। एप्लीकेशन डाउनलोड करने से हो गया। दूसरा हो गया, आप कोई ऐसी वेबसाइट सर्च कर रहे हैं जिसमें कि छुपा हुआ है वो वायरस, तो .com वायरस होता है ये। ठीक है, .com मतलब .net हो या कुछ भी हो, उससे चिपका, यूआरएल से चिपका रहता है। जैसे ही आप उस यूआरएल को टाइप करते हैं, टाइप नहीं भी करते हैं तो आप मान लीजिए कहीं पर सर्च किए, है ना, कि कोई समस्या का कोई सोल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं, फिर किसी ने आपको क्वारा पे लिख दिया कि इस लिंक पर जाइए और आपको यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन या ये चीज मिल जाएगी। आपने खटाक से क्लिक मारा और आप वहां चले गए। जैसे वहां पर चले गए, सीक्रेटली आपके सिस्टम में वायरस इंस्टॉल हो गया। ठीक है, ये हो जाते हैं आपके डायरेक्ट एक्शन वायरस। ठीक है, इन्हें नॉन रेजिडेंट वायरस भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनका रेजिडेंशियल एड्रेस दूसरा है। तो रेजिडेंट वायरस क्या होता है? ठीक है, अगला है आपका रेजिडेंट वायरस। सर अब कल पढ़ा दीजिए, निकलना होगा। चलिए ठीक है।
ठीक है, कल पढ़ाते हैं। ठीक है, आज इसे कल पढ़ाते हैं। जी सर, थैंक यू।